नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज पहली बार लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह जी मेरे चैनल पर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं और भारत और रूस के बीच में जितने भी समझौते हुए हैं, उन पर उनसे समझने की कोशिश करेंगे क्या मिला और साथ ही साथ आतंकवाद को लेकर पीएम मोदी ने जो कहा है वो भी और डॉलर कैसे संकट में फँस गया है उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि आतंकवाद के मुद्दे पर जॉइंट स्टेटमेंट के दौरान जिस तरह से पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, सबको एक साथ आकर इस पर लड़ाई लड़नी चाहिए। जो मैसेज है वो पड़ोस में भी चला गया और दूर बैठे ट्रंप को भी मिल गया होगा। अंजू जी, आप बहुत बिल्कुल सही बोल रही हैं। मैं इसमें एक चीज़ ऐसी बताना चाहता हूँ जो शायद दुनिया में उतना भारत में एटलीस्ट नहीं पता है लोगों को। मैं आतंकवाद का एक एक्सपर्ट हूँ, अमेरिका में मैंने इसके ऊपर 2 साल पढ़ाई की है। जी। मैं इस बारे में आपको ये चीज़ बताऊँगा कि आतंकवाद की अ, कोई डेफ़िनिशन नहीं है अभी तक। 120 डेफिनेशंस पूरे विश्व में आतंकवाद की अ, लोगों ने बनाई हैं, लेकिन एक भी डेफिनेशन के ऊपर कंसेंसस नहीं हुआ है और उसका 2 और 3 कारण हैं। एक तो मेरा आतंकवादी किसी का फ्रीडम फाइटर होता है। पहला जो विवाद होता है आतंकवाद के डेफिनेशन पे। दूसरा जो रीज़न है, वो ये है कि मैं दल बदलू एक थोड़ा-सा एक्सट्रीम शब्द होगा, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर कोई मेरा दोस्त बन सकता है, कोई मेरा दुश्मन बन सकता है। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से आतंकवाद पे एक कॉमनैलिटी नहीं आई है। इसलिए आपने देखा होगा ये 2 रीज़न्स की वजह से कि विश्व में टेररिज़्म का नैरेटिव घटता जा रहा है। भारत को छोड़ के आतंकवाद के ऊपर बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। खाली भारत है जो यूएन में उठाता है मुद्दा, खाली भारत है जो एससीओ में मुद्दा उठाता है, खाली भारत है जो ब्रिक्स में मुद्दा उठाता है, खाली भारत है जो जी20 में मुद्दा उठाता है। आतंकवाद शब्द को लोग डिक्शनरी से मिटाना चाहते हैं। भारत कोशिश कर रहा है कि आतंकवाद को हम दोबारा सेंट्रल स्टेज पे ले आएँ। लोगों ने आतंकवाद को एक प्राइमरी नैरेटिव बनाया था जब 9/11 अटैक हुआ था और उसके बाद 26/11 अटैक हुआ था। उसके बाद से लोगों को इसमें थोड़ा घाटा दिखने लग गया। तो नया शब्द जो लोगों ने इजाद किया है, वो है ग्रे ज़ोन वॉरफेयर। अब ग्रे ज़ोन बोलने से क्या है ना, डायरेक्ट आतंकवाद के ऊपर टिप्पणी नहीं जाती है। ग्रे ज़ोन में बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। वहाँ पर लोग अपना पल्लू बचा करके निकल जा रहे हैं। ठीक है ना? ये एक मेजर रीज़न है आतंकवाद को बार-बार भारत को बताने का। और आपकी दूसरी बात जो है कि मैसेज गई है पाकिस्तान को, मैसेज गई है ट्रंप को, इसमें कोई 2 राय नहीं है कि हमारे जो उद्देश्य होते हैं वो यही होते हैं कि जो लोग या तो आतंकवाद पे डबल स्टैंडर्ड रखते हैं जैसे कि अमेरिका हो गया या फिर जो कि आतंकवाद को अपनी स्टेट पॉलिसी बना चुके हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया। तो ये दोनों देशों का तो बिल्कुल ही माइंडसेट चेंज होना पड़ेगा तभी जाकर के आतंकवाद जो है एक ग्लोबल नैरेटिव बन सकता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, भारत के लिए चैलेंज है और इसीलिए मोदी जी ने ये स्टेटमेंट दी है। दूसरी बात, आतंकवाद को जो स्टेट पॉलिसी बना के चलते हैं, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई और देश हो, वो एक कहावत आप एक स्टेटमेंट हिलरी क्लिंटन ने बहुत पहले बोली थी, अगर अपने आंगन में आप सांप पालोगे तो कभी-कभी वो सांप आपको भी काटेगा। तो वही हालत अब अमेरिका की हो रही है। चाहे वो आप व्हाइट हाउस के बगल में जो अटैक हुआ था, किसी ने किया, वो पहले पता चला कि वो सीआईए का ऑपरेटिव था। तो आपने पाला ही था ना उसको। आपने पाला, उसने आपको डस लिया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। कोई ध्यान ध्यान भटकाने के लिए नेशनल गार्ड्स की डिप्लॉयमेंट को। लेकिन इस तरह के काम करने के लिए आप अपने आदमी अपने अपने सोल्जर की बलि चढ़ाओगे, वो भी लेडी थी एक वो। तो मेरा 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 ये कहने का मतलब है कि आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जिसको कि जिसको कि दुनिया नहीं समझना चाहती है, भारत समझाना चाहता है। और सर भारत इसलिए समझाना चाहता है कि भारत भुक्तभोगी है। आप देखिए ना पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भी अमेरिका का किस तरह का रवैया था। ये गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की थ्योरी अमेरिका ने दी है। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि अमेरिका ने भी तो भुगता है। पाकिस्तान की गलवैयां भले ही आज की तारीख में हो रही हो, लेकिन 9/11 किसने किया? और उसका जो मास्टरमाइंड था कहाँ छिपा था? पाकिस्तान में छिपा था।
तो पाकिस्तान जैसे सांप को ट्रंप पाल रहे हैं तो उसका खामियाजा तो भुगतेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आज जिस तरह से पीएम मोदी ने कहा कि यूक्रेन और रूस के वॉर को रोकने के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे हम उसका स्वागत करते हैं, हम रूस के साथ हैं। क्रेडिट आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में भारत को भी मिल सकता है इस युद्ध को रोकने की दिशा में? क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि भारत या हमारे प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती जिस तरह से पुतिन के साथ है, वही पुतिन को मना सकते हैं। ट्रंप तो सारे यत्न करके हार चुके हैं, थक चुके हैं। देखिए, कुछ दिन पहले भी मैंने इस पर, इनफैक्ट मैं शायद पहला हूं जिसने ये बात कही थी कि अगर किसी न किसी तरह से थोड़ा भी फॉरवर्ड मूवमेंट पीस टॉक्स के ऊपर हो जाए, भारत और रशिया की जो विजिट चल रही है और मोदी जी की और पुतिन जी की जो आपस में वार्ता हुई है, उसके बाद से कोई अगर ज्वाइंट स्टेटमेंट ऐसी आ जाए जिसमें कि दोनों ही एक मत के हो जाएं, अभी थोड़ा मत एक नहीं है, तो मैं कह रहा हूं ये आग लगाने वाली बात होगी अमेरिका के अंदर। और अमेरिका के जो करंट प्रेसिडेंट है, अब उनकी कहाँ कहाँ जलेगी वो तो आप ही समझ सकती हैं कि जो अपने आप को क्रेडिट दे रहे थे कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई को उन्होंने रुकवाया है, ये उसका करारा जवाब होगा। तो मैं तो बोलूंगा कि प्रधानमंत्री जी को अगर जरूरत पड़ती है तो 2 स्टेप और आगे जाएं और इस बात पे एक सीरियसली वर्क करें, खाली स्टेटमेंट के अलावा और आगे जाएं और आगे बढ़ें और पुतिन को किसी न किसी तरह से मनवाएं और साथ में जेलेंस्की को भी एक प्लेटफॉर्म पे लें। कोई लोग बोलते हैं कि हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, गलत बोलते हैं। अगर आप लोई इंस्टीट्यूट का जो पावर इंडेक्स रेटिंग आई है, एशिया की जो पावर रेटिंग है उसमें नंबर 1 पे यूएस है, नंबर 2 पे चाइना है, नंबर 3 पर इंडिया है, रशिया नहीं है। और उन्होंने इंडिया को मेजर पावर बनाया, पहले मिडिल पावर बनाया था। आज की डेट में उस इंडेक्स में इंडिया जो है वो मेजर पावर है। अब मेजर पावर का मतलब होता है जब इंडिया बोलेगा तो लोग सुनेंगे। तो ये जो एक नई जो हमको ताकत मिली है, जो हमारी आर्थिक स्ट्रेंथ से मिली है, आर्थिक मजबूती से मिली है, रेजिलियंस से मिली है, उसको हमको पूरा फायदा उठाना चाहिए किसी भी तरह से। तो मेरा ये मानना है कि भारत के लिए एक बेहतरीन मौका है। मोदी जी तो वैसे ही इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हैं, ग्रीस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी से भी उनका ठीक ठाक वो है, मलेशिया, इंडोनेशिया के साथ भी ठीक ठाक रिश्ते हैं, ग्लोबल साउथ के साथ तो बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। तो कई लोगों को वो मना सकते हैं कि एक तरह से मुहिम शुरू करें कि रशिया यूक्रेन वॉर को, पुतिन को और जेलेंस्की को समझाते हुए एक पीस इनिशिएटिव लें। और इस इनिशिएटिव का जो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खाली अपना नाम के लिए, मैं बोल रहा हूँ दुनिया को समझाने के लिए कि सारे विश्व को एक साथ आना चाहिए इस लड़ाई को रोकने के लिए। 4.5 साल से ज्यादा हो गए, ये वर्ल्ड वॉर 1 और 2 से भी ज्यादा अवधि का होने वाला है ये लड़ाई, और इसमें सभी का नुकसान है। ठीक है ना? तो ये तो एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है मेरी तरफ से। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पीएम मोदी को इनिशिएटिव लेना चाहिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। कीव गए थे वो बाय ट्रेन, उस वक्त जब युद्ध चल रहा था, वॉर जोन था वो। किसी भी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्र अध्यक्ष इस तरह का रिस्क नहीं ले सकता। तो गए थे ना वो मिलने के लिए जेलेंस्की से, एक कितना बड़ा इनिशिएटिव उन्होंने लिया था। बिल्कुल। देखिए, उस समय जो बोलते हैं ना कच्ची लड़ाई चल रही थी, कच्ची मतलब अभी अभी लड़ाई शुरू हुई थी, अब लोग पक चुके हैं। अब लोग एक एक्सट्रीम होता है ना, हर एक नेशन की एक सस्टेनेबिलिटी होती है। अब आपको मैं बताऊं, इसी से लिंक्ड है, रशिया ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है इसमें। उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है हथियारों का, एम्युनिशन का, वो अमेरिका से डबल ट्रिपल है। अमेरिका के पास उतनी ताकत नहीं है कि वो यूक्रेन को उसी मात्रा में आर्टी एम्युनिशन दे पाए या फिर गन्स दे पाए। थोड़ा थोड़ा दे पा रहा है क्योंकि उसकी खुद की कैपेसिटी प्रोड्यूस करने की डाउन हो गई है। तो दोनों तरफ प्रेशर है। यूरोप इसीलिए अमेरिका चाह रहा है कि एक पीस डील हो। ये नहीं है उसको कोई स्पेशल प्यार हो गया रशिया से, नहीं, उसको सिर्फ ये है कि इस समय उसे जरूरत है अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, अपनी इकोनॉमिक्स को ठीक करने के लिए। आपको पता होना चाहिए उनकी जो डेट है, कुछ स्कॉट बेसेंट बोल रहे हैं उनको 3 ट्रिलियन चाहिए डेट सर्विसिंग करने के लिए, खाली इतना ही। मेरा कहने का मतलब है दे आर अंडर अ सीवियर स्ट्रेस।
और ऐसी हालत में लोग चाहेंगे कि युद्ध ना हो। और आप देखिए अमेरिका लगातार युद्ध करते जा रहा है पिछले 40 साल से, 10 साल 20 साल 20 साल इराक में, 20 साल अफगानिस्तान में। ये मायने रखता है किसी भी देश के लिए, कितना भी पावरफुल हो। तो दोनों को इंटरेस्ट है इस समय पीस शांति लाने के लिए। ये यूरोप जो है वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं उल्टा रुख अख्तियार किए हुए है। यूरोप उकसा रहा है जेलेंस्की को, पहले बोरिस येल्सिन ने उकसाया, ऑलमोस्ट तैयार हो गया था जेलेंस्की पीस टॉक्स के लिए, सीज फायर के लिए। बोरिस येल्सिन जो उस समय यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मना कर दिया कि मत करो तुम। अब वो कहानी उल्टी बता रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमने तो कभी नहीं बोला ऐसा। मेरे हिसाब से यूरोप को अगर हम मना लें किसी तरह से, तो जेलेंस्की जो है मजबूर हो जाएंगे पीस टॉक्स पे ध्यान देने के लिए और एग्री करने के लिए कि इमीडिएट सीज फायर होना चाहिए। उसके बाद बाकी जो चीजें हैं उसके ऊपर नेगोशिएशंस हो सकता है। रशिया भी इस चीज को ऐसे देख रहा है। मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा यहाँ पे, थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ। मेरे पास एक डेलीगेशन आया था रशिया का। वो लोग हम लोग ऐसी बातचीत कर रहे थे आपस में, थोड़ी इनफॉर्मल सी बातचीत हो रही थी। तो मैंने बोला कि भाई आप, एक लेडी थी उनके जो डेलीगेशन लीडर थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग इतनी जो न्यूज मीडिया वगैरह में आ रहा है कि काफी डिस्ट्रक्शन हो रहा है यूक्रेन का, उनकी सिटीज तबाह हो रही हैं, तो उनका जवाब था कि ये जहां भी लड़ाई हो रही है ये सब हमारे भाई हैं, हम सब एक ही स्टॉक के हैं, वो भी रशियंस हैं, हम बहुत सोच समझ के अटैक कर रहे हैं। आपको मीडिया में जो दिखाया जा रहा है सारा वैसा नहीं है। हमारी कोशिश ऐसी होती है कि बोलती हैं अगर हम चाहते तो तबाही कब की मचा चुके होते, लेकिन हम जानते हैं कि वो हमारे भाई हैं, इसलिए हम उनको उस इलाके में इतनी डैमेज नहीं कर रहे। आप देखिए जो इलाका जहां लड़ाई हो रही है वो पूरा रशियन डोमिनेटेड इलाका है। अभी अभी कुछ दिन पहले उनकी जो रशिया की एक फौज किसी सिटी में एंटर की थी, अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वहां पे लोगों ने वेलकम किया उनको। सो अब वहां की पब्लिक भी फील कर रही है। ये जेलेंस्की जो है एक्टर थे यार, एक एक्टर ही, एक कॉमेडियन बोलो, मैं एक्टर बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा उनको, प्रेसिडेंट है तो थोड़ा उनको वो दे रहा हूं, तो एक्टर थे। अब वो एक्टिंग करना छोड़ दें। उनको पता है कि जिस दिन उनके अगेंस्ट करप्शन केसेस फाइल हो गए हैं, जिस दिन वो निकलेंगे उस दिन वो जेल जाएंगे और इलेक्शन तो हारेंगे ही हारेंगे। उनको यही बोल रहे हैं भाई आप सीज फायर करिए, इलेक्शन कराइए, नई गवर्नमेंट आएगी, अपने आप टॉक्स और सारी चीजें संभल जाएंगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो पीस इनिशिएटिव है एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है प्रधानमंत्री मोदी जी। अब मोदी जी हमेशा बोलते भी रहे हैं, देखिए वो हिचकिचाए नहीं। पुतिन ने नहीं बोला कुछ इसके बारे में, पुतिन ने बोला कि हम ये लोग ठीक नहीं है, फलाना ढिमकना, ये इस इलाके को भी लिबरेट करना है। लेकिन मोदी जी ने बोला कि भाई हम शांति चाहते हैं। तो वो जो हिम्मत दिखा रहे हैं, मेरे ख्याल से आई थिंक इट्स अ थिंग टू बी प्रेज्ड। लेकिन सर जहां पुतिन का भारत दौरा शुरू होने वाला था उस वक्त ट्रंप ने क्या कहा कि पिछले 1 महीने में यूक्रेन और रूस की लड़ाई में 27,000 सैनिक मारे गए हैं और हम चाहते हैं अब युद्ध खत्म होना चाहिए। सर कैसे दोगले हैं डोनाल्ड ट्रंप, एक तरफ हथियार देते रहे, नाटो से कहते रहे अपना डिफेंस बजट 5% बढ़ा दो ताकि हथियार दिए जा सके जेलेंस्की को, यूक्रेन को, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम युद्ध रोकना चाहते हैं। अगर वो युद्ध रोकना चाहते तो सीधे सीधे हथियार की सप्लाई करना बंद कर देना। देखिए ये जो जहां तक अमेरिका की बात कह रहे हैं आप, अमेरिका सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट से जाता है, सोवरेन इंटरेस्ट से जाता है। और ट्रंप के आने के बाद 3 इंटरेस्ट आ गए हैं। ट्रंप द बिजनेसमैन, ट्रंप द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और ट्रंप द मी यानी ईगो। ये तीनों चीज का मिक्सचर इस समय अमेरिका की लीडरशिप है, जो भी एक लीडरशिप है। तो इसलिए आप देखेंगे काफी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इनके स्टेटमेंट्स में। कभी उनका ईगो बढ़ जाता है तो वो कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं, कभी उनका बिजनेसमैन जाग जाता है तो वो अलग स्टेटमेंट रेयर अर्थ की तरफ घुस जाते हैं, कभी उनका जो प्रेसिडेंट वाला मुखौटा आ जाता है तब वो बात करेंगे गुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये जो इनकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो एक तरह से समझ लीजिए जो अमेरिका अंडर द कारपेट करता था, अब वो ओवर द कारपेट हो रहा है। बट इसमें एक पर्सनल इंटरेस्ट भी जुड़ गया है, और वो पर्सनल इंटरेस्ट मैं दोबारा नहीं बात करना चाहता हूँ। आप सब लोगों ने 10 बार आई थिंक बोल चुके हैं उनके पर्सनल इंटरेस्ट क्या है।
बहुत जोर जोर से बोलते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर शांति वार्ता भारत निकाल लेता है विश्व के बाकी देशों के सहयोग से, तो वो उनका ईगो का मसाज हो जाएगा। किनका? ट्रम्प साहब के ईगो का। सो ये एक रीजन है इनके डबल स्टैंडर्ड्स का। अब आप देख लीजिए, पूरे ऐसा नहीं है कि अमेरिका में सभी लोग इस तरह के हैं। 44 कांग्रेसमैन ने एक लेटर निकाला है और मार्को रूबियो को दिया है। उसमें उन्होंने क्या क्या चीजें बोली हैं, आई विल बी सरप्राइज्ड अगर आप इस तरह की लैंग्वेज उनकी कांग्रेसमैन अगर बोल रहे हैं, दैट मीन्स वहां जरूर कोई सीरियस बात है। पहली बात तो उन्होंने पॉइंट आउट किया अहमद नौलानी के जो भाई को टॉर्चर किया पाकिस्तान में, जो अहमद नौलानी अमेरिका में है, उन्होंने कुछ करप्शन केसेस उजागर किए पाकिस्तानी मिलिट्री के खिलाफ। म्यूजिशियन थे सलमान अहमद, उनको पकड़ करके कुछ बदसलूकी करी उनके साथ, किडनैप करके। फिर सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो रहा है, ये कहाँ की बात है? फिर पीसफुल प्रोटेस्ट को क्रिमिनल प्रोटेस्ट बोल रहे हैं, उनके ऊपर एक तरह से अनड्यू फोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। 2024 के जो इलेक्शन हुए थे रिग्ड थे, अपोजिशन को जीती, उसको जेल में डाल दिया। उसके बाद क्या बोलते हैं, खुद किसी को कंप्लायंट गवर्नमेंट को पावर दे दिया। माइनॉरिटीज, वुमन, बलूच के खिलाफ ये इनका शरेआम वो चल रहा है, मुहिम चल रही है इनके अगेंस्ट। क्या डिमांड दी है उन्होंने? डिमांड आप सोचिए क्या दिया। डिमांड दिया है सैंक्शंस, जिसको बोलते हैं ग्लोबल मैग्नेटिस्की सैंक्शन। मैग्नेटिस्की जो थे वो एक जर्नलिस्ट थे जिन्होंने रशिया के कुछ केसेस उजागर किए थे। अमेरिका यूके में थे, उनको पॉइजन करके मार दिया गया। तो उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने ही ये सैंक्शंस लगाए थे रशिया के ऊपर। तो उस तरह का सैंक्शन डिमांड कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। बैन ऑन वीजा, नो मोर ब्लैंक चेक्स, कोई ब्लैंक चेक नहीं मिलेगा। तो अगर मार्को रूबियो को देख लीजिए, 2024 में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 10 पॉइंट बताए थे कि क्यों पाकिस्तान को हमें नहीं सपोर्ट करना चाहिए। सडनली अब पाकिस्तान उनका हमदर्द हो गया। तो अंदर से तो मुझे लगता है मार्को रूबियो भी नहीं चाहते हैं। अब ये ट्रंप का क्या बोलते हैं, एक गेम प्लान बनाया उन्होंने कि भाई भारत को साइडलाइन करो। भारत साइडलाइन नहीं होगा। अब उनके कल मैं एक कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि ट्रंप फिर इराटिकली बिहेव करेंगे जब इंडिया रशिया की ये जो विजिट हो रही है। लेकिन उनके इस इराटिक बिहेवियर का भारत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारत की जो नीति है फॉरेन पॉलिसी की और उसका जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, इन दोनों की वजह से अमेरिका जो है कौन से खून के घूंट पी के रह जाएगा। उस तरह की हालत होगी। हमारा जो ध्येय होना चाहिए विकसित भारत की तरफ हर कदम बढ़ना चाहिए। उसके लिए जो जरूरी है, जो जिसके साथ मिलना है वो हम करेंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए रशिया से भारत तेल खरीद रहा है, सबसे बड़ी फांस तो ट्रंप के गले में यही अटकी हुई है। और अब तो खुद पुतिन ने कहा कि बेरोक टोक भारत को तेल की सप्लाई जारी रहेगी। तो ये भी तो झटका है डोनाल्ड ट्रंप को, जो तेल का गैस का राग ये लापते रहते हैं। देखिए हर चीज का ना एक दो पहलू होता है। ये पूरी जो तेल की जो कहानी है, तेल की कहानी उन्होंने 2 कंपनीज के ऊपर वो बैन लगाया था 25% सैंक्शन का, लुका ऑयल एंड एक रोसनेफ्ट। सो इन दोनों कंपनीज का जो शेयर है ट्रेड का भारत के साथ, वो तकरीबन 50% के करीब है, 52%। तो बाकी कंपनीज पे तो नहीं लगाया था ना, तो बाकी 50% अब उनसे ज्यादा लेने लग जाएंगे। हाउ कैन यू स्टॉप कि लुका ऑयल अपना माल उन कंपनीज को दे दे और उस कंपनी से हम ले आए? खुद अमेरिका जो है न्यूक्लियर फ्यूल लेता है रशिया से। तुम नहीं सपोर्ट कर रहे हो उनको। ये जो डबल स्टैंडर्ड दोगलापंथी जो है, ये तो अमेरिका की भी नेचर में ही है। तो इसलिए हम लोग डट के क्यों खड़े हैं? क्योंकि हम हर बार ये बात उठा देते हैं। भाई अगर ऐसा है तो आप भी बंद करिए। आपको पता होना चाहिए। चाइना भी तो लेते हैं, उस पर तो इस तरह के कोई सैंक्शन नहीं थे, सिर्फ हम पे ही थे। देखिए एक कहावत होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस समय चाइना के अगेंस्ट तो वो कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि चाइना का जो अमेरिका का जो चाइना का जो डेट है अमेरिका के ऊपर, वो इतना ज्यादा है कि अगर वो कोशिश भी करे तो वो सह नहीं सकता है। उसका जो डेट है 31 ट्रिलियन टोटल जो बोलते हैं ना उसको, इतना डेट चल रहा है उसका।
उसकी इकोनॉमी जो आई थिंक 35 से 34 ट्रिलियन की है, उसमें आधे खाली ये लोग प्रिंटिंग डॉलर प्रिंट कर करके चल रहे हैं। और इसीलिए जो सारे देश हैं वो अपना एक बायलैटरल अरेंजमेंट्स कर रहे हैं ट्रेड करने के लिए, चाहे वो चाइना रशिया हो, युआन में ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया यूएई हो, यूपीआई हमारा यूएई में चल रहा है, तो गया ना वहां से तो निकल गया। जहाँ जो अगर आप जाएंगे यूएई में, दुबई में, आपने अपना वही पेटीएम लगाना है या फिर अपना भीम लगाना है, जो भी एप्स हैं फोन पे लगाइए और आप पेमेंट करिए, दिल खोल के लिया जा रहा है। सो कहीं ना कहीं डॉलर को देखिए, डॉलर अभी स्ट्रांग है, 94-95% अभी भी यूसेज डॉलर का है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डॉलर खत्म हो जाएगा, लेकिन डॉलर को चोट पड़नी शुरू हो गई है। वो बोलते हैं ना, 100 सुनार की एक लोहार की, इसमें हाँ, इसमें ये है 100 सुनार की एक लोहार के बराबर है। सुनार धीरे धीरे करेगा लोग, लेकिन जब वो बन के निकलेगा तो वो एक सोने की चीज ही होती है। तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर चिपिंग अवे, जो बोलते हैं ना, धीरे धीरे डॉलर को चिप आउट किया जा रहा है कि भाई इसके ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। वही चीज रशिया से ऑयल पेमेंट के लिए हम वाया युआन कर रहे थे, युआन के थ्रू पेमेंट कर रहे थे। प्रॉब्लम रशिया और इंडिया की ट्रेड में क्या है कि हालांकि ये एग्रीमेंट है कि हम रुपए में ले रहे हैं और रुपए में दे रहे हैं और वो रूबल में, इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो ट्रेड है लॉपसाइडेड है। तो रशिया के पास पैसा बहुत इकट्ठा हो गया इंडियन रुपी, अब उस इंडियन रुपी का करें क्या वो? आज की डेट में 68 बिलियन जो है ट्रेड है हमारी, और 3-4 साल पहले हमारी ट्रेड खाली 4 बिलियन होती थी, खाली 4 बिलियन। सडनली बिकॉज ऑफ ऑयल ये 68 बिलियन हो गया, और 2030 तक इसको 100 बिलियन तक ले जाने की जरूरत है। लेकिन मैं बोलता हूं कि एक तरफा इस तरह ले जाने की जरूरत नहीं है। ये 100 बिलियन में कम से कम नहीं तो 40% रुपए वाली ट्रेड होनी चाहिए और 60% कम से कम, आइडियली तो 50-50। अगर 50-50 हो गया तो बार्टर हो गया, आपने ये दिया हमने ये दिया, तो हमें उस सिचुएशन को लाना है। ये पूरी विजिट उसके ऊपर थी। Su-57, क्या बोलते हैं, S-500, S-400, इसमें तो पहले से ही बातचीत चल रही है हमारी, ये कोई नई चीज नहीं थी। लोगों को ये बोलते हैं ना कि असली जो कहानी चल रही थी वो 7 जो मिनिस्टर आए थे पुतिन के साथ, और हमारी जो IRC की जो मीटिंग चलती है, 23rd मीटिंग है ये, उनके बीच में हो रही थी। और ये हो रही थी, डिफेंस डील है, चलो डिफेंस डील के ऊपर तो है, उसके ऊपर मैं अलग से आपके साथ शो कर लूंगा, उसमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन उससे ज्यादा जो डील थी बाकी ट्रेड के लिए थी। सॉफ्टवेयर, अगले 2 साल में सॉफ्टवेयर डिमांड 10% बढ़ जाएगी रशिया की, और सॉफ्टवेयर का सुपर पावर कौन है? भारत है। अगले 2 साल में IT डबल हो जाएगा रशिया में रिक्वायरमेंट। वेंडर कौन बन सकता है? भारत। गूगल ने अपनी फैक्ट्री कहां लगाई है? चेन्नई में। उस फैक्ट्री को कहां माल भेज सकता है? रशिया में। तो अब ये गेम समझ रही? तो सॉफ्टवेयर एक ऐसा इलाका है जिसमें कि हम लोग वर्क कर रहे हैं। दूसरी चीज, रेयर अर्थ दुनिया का 5th लार्जेस्ट स्टॉक रेयर अर्थ का रशिया में है, लेकिन वो प्रोड्यूस कितना करते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट? 1%। इतना स्टॉक होने के बावजूद रशिया इतनी बड़ी कंट्री है जहां खाली 145 मिलियन आदमी रहते हैं। अमेरिका से आधे से भी कम। अमेरिका में 350-360 मिलियन है, यहाँ पे 145 है। रशिया की जो साइज है अमेरिका से बहुत बड़ी है। अब आप देखिए, एक तरफ पीटर्सबर्ग है, एक तरफ व्लादिवोस्टोक है जो कि चाइना से बॉर्डर रखता है, कहीं है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से बॉर्डर है, तो आर्कटिक उस तरफ है। तीसरी बात हमारी चल रही है आर्कटिक के लिए, वहां के जो पोर्ट्स हैं उससे वहां पे काफी एनर्जी रिसोर्सेज हैं। चौथी बात चल रही है स्मॉल और माइक्रो रिएक्टर्स के ऊपर, क्योंकि हम अब पावर के भूखे हैं। हमारा वो हाल है जो चाइना का 10 साल पहले हाल था। हमको चाहिए एनर्जी, क्या बोलते हैं वो, कुंभकर्ण की तरह उच्चे में खाली खाना ही खाना है ना हमने, एनर्जी कहाँ से लाएंगे? तो स्मॉल और माइक्रो रिएक्टर्स अभी तक दुनिया में इसके ऊपर ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाई है, लेकिन अगर कोई कर सकता है तो वो रशिया कर सकता है। दुनिया का मोस्ट
आई वुड से हाईली नंबर 1 एक्सपर्ट जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह में वो रशिया है। तो अगर कोई ये हमारे को स्मॉल और माइक्रो रिएक्टर्स की कैपेबिलिटी दे सकता है, वो रशिया है। इसके ऊपर बात चल रही है, एग्रीकल्चर के ऊपर बात चल रही है, फर्टिलाइजर्स के ऊपर बात चल रही है। हमारा एम है, जो आज की ट्रेड जो है 68 बिलियन है, उसमें हमारी ट्रेड खाली 5 बिलियन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस 5 बिलियन को 30 बिलियन तक ले जाना है। अगर एक बार आपने ये कर दिया, फिर बल्ले-बल्ले। फिर भारत और रशिया की रिलेशनशिप को कोई नहीं रोक सकता। प्रॉब्लम है उनके पास 145 आदमी है, 145 मिलियन आदमी है। तो उसके लिए भी एक एग्रीमेंट अभी साइन हुआ है इसमें, वो है माइग्रेशन एंड मोबिलाइजेशन एग्रीमेंट, जिसमें क्या है कि हमारे पास आदमी है, उनके पास आदमी नहीं है। तो अब हमने कुछ सेक्टर रिकॉग्नाइज किए, इजराइल के साथ भी हमने ये डील करी है, रशिया के साथ अभी हमारी डील हुई है, जिसमें कि कंस्ट्रक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, जहां इस तरह की मैन पावर की जरूरत है, उनको हम भेजेंगे। 100,000, 1 लाख के करीब लोग जा रहे हैं हर साल। उनकी ट्रेनिंग, बिकॉज रशिया में एक प्रॉब्लम है लैंग्वेज की, तो अब लैंग्वेज ट्रेनिंग दी जा रही है गवर्नमेंट द्वारा, ताकि वहां जाके वो तुरंत काम पे लग जाएं। बहुत अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं। अब उस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना भारत की जिम्मेवारी है। तो इस पर्टिकुलर विजिट को आपको एक बहुत बड़े नजरिए से देखना पड़ेगा, ना ही कि खाली इंडिया रशिया, चाइना और यूएस, आप चारों को अगर आप एक तरह से वो कर देंगे, तो आप देखेंगे पूरा विश्व जो है ये संभाल के रखे हुए हैं। पूरे पूरे देश को अगर कोई संभाल रहा है, तो वो ये 4 देश हैं, बाकी सब गायब हो गए हैं। रशिया, यूएस, चाइना और इंडिया। और किसी जनशंकर ने एक बात कही थी कि इस समय अगर इन सबको कौन अपनी तरफ खींच के ले जा रहा है, पाइट पाइपर की स्टोरी सुनी है ना आपने? वो जो पाइट पाइपर था, सारे चूहे अपने, बहुत बचपन में पढ़ी हो आप लोगों ने, हम लोगों ने तो पढ़ी थी। तो ये जो पाइट पाइपर इस समय पता है कौन है? ना अमेरिका है, ना चाइना है, ना इंडिया है, पुतिन साहब है। पुतिन साहब पूरे वर्ल्ड को नचा रहे हैं और आप सब नाच रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि पुतिन पूरी दुनिया को नचा रहे हैं, लेकिन अभी तो नाचने की बारी डोनाल्ड ट्रंप की है। डॉलर का जो हाल होने जा रहा है उसको सुनकर भी वो डरेंगे। और दूसरा, अब उनको ये लगेगा कि यूक्रेन वॉर जो है कहीं ऐसा ना हो कि पीएम मोदी के दखल से बंद हो, तो फिर तो उनको नोबेल पीस प्राइज अगले साल भी नहीं मिल पाएगा। तो अभी तो धीरे धीरे करके वहां जब सुबह होगी तो बहुत सारे खुलासे होंगे, पता चलेगा उनको कि पुतिन की विजिट के दौरान भारत के साथ किस तरह के एग्रीमेंट हुए हैं। तो देखते हैं कि उस पर उनका किस तरह का रिएक्शन आता है। लेकिन सर, आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर मेरे दर्शकों को बहुत ही अहम जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद अंजू जी।